जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 2 फरवरी थर्सडे। और जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि कल बजट आया था, कल बजट पेश किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। तो आज लगभग हर एक न्यूज़पेपर में चर्चा बजट को लेके है। अब हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, तो पूरे न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं बजट एनालिसिस से। नाउ टेक्निकल एस्पेक्ट जो है बजट का, वो कल शाम को 3 फेब शाम को 6 बजे अरविंद सर इसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अरविंद सर यहाँ पे स्लीपी क्लासेस में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आज आए हैं हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। लगभग हर एक एडिटोरियल में बात सेम करी गई है। देखिए ऐसा है कि मैंने जो आर्टिकल्स उठाए हैं वहां पे थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें करी गई हैं। अब बजट को क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत हैं, बजट को प्रेस करने वाले भी बहुत हैं। हमने यूपीएससी एस्पिरेंट है, हमने यूपीएससी की तरह सोचना है। हमने वहां पे ज्यादा ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करके आना है, हमने बैलेंस्ड अप्रोच में आंसर लिखना होता है। तो कुछ चंद बातें हैं जो कि इन 3 एडिटोरियल्स के थ्रू आपको मैं बजट की जो है वो कन्वे करना चाहता हूं। और ऑप्टिमिस्टिक जो आर्टिकल्स हैं बजट से रिलेटेड वो ही मैं डिस्कस करूंगा। अब बहुत सारे लोग अपना कुछ कह सकते हैं कि जी बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं था, बजट में इसके लिए कुछ नहीं था, फलाना फलाना, लेकिन हमने इस डिबेट में नहीं पढ़ना। हमने अपनी जो डिस्कशन है उसको प्योरली एकेडमिक रखना है और क्या क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू बजट वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जहां तक क्वेश्चन ऑफ द डे है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ नए कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या यदि आप स्लीपी क्लासेस के पेड कोर्सेज के माध्यम में जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस या जनरल स्टडीज या सोशियोलॉजी, सो दोस्तों ये तीनों कोर्सेज फ्रेश कोर्सेज ये किनके लिए हैं? जो बच्चे 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे या दूसरा तीसरा जो भी अटेम्प्ट देंगे, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, 2024 में जो कैंडिडेट्स अपेयर होंगे। तो आप इन कोर्सेज के बारे और जानकारी लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत वेल डिजाइन कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज में सोशो, पीएसआईआर, जनरल स्टडीज, सभी कोर्सेज में करंट अफेयर्स एक बहुत इंटेग्रल कंपोनेंट रहेगा। खूब सारे एमसीक्यूज और खूब सारे क्वेश्चंस एज फार एज योर मेंस इज कंसर्न, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और यहां पे बोनस क्या रहेगा पीएसआईआर और सोशियोलॉजी में, कि आपको कुछ सिलेक्टिव चैप्टर वाइज समरीज देखने को मिलेंगी कुछ सिलेक्टिव बुक्स की, जो कि सोशियोलॉजी और पीएसआईआर से पर्टिनेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, तो ये आर्टिकल एम गोविंदा राव जी ने लिखा है, ये हिंदू में आर्टिकल आया है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे आया, इकोनॉमिक सर्वे में भी काफी सारी बातें हमने, अरविंद सर ने भी डिस्कस करी, हमने भी कल एडिटोरियल एनालिसिस में इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा डिस्कस करा था। अब बार बार हम पढ़ रहे हैं कि हम पैंडेमिक को पीछे छोड़ आए हैं। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो दुनिया भर में बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू द अदर इकोनॉमीज नाउ। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बेशक अभी हम इस साल अपनी जीडीपी ग्रोथ 6.5% या 6.6% या 6.7% भी देखें, एनीवेयर लेस देन 7%, तभी भी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है दैट इज नॉट अप टू द प्री पैंडेमिक मार्क। Now, of course, in the coming few years, we do foresee a possibility that हम डबल डिजिट ग्रोथ भी देखेंगे, बिकॉज इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत एम्फोसाइज करा गया था। जहां तक महंगाई की बात है, वो आरबीआई का अभी भी ये कहना है कि बॉस महंगाई अभी भी हमारे टॉलरेंस रेंज के बाहर है। और अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, देखिए फिस्कल डेफिसिट इस साल बजट में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस करा है कि फिस्कल डेफिसिट को हमने 6.4% ऑफ जीडीपी तक कंटेन करा है। और 2025-26 तक हमारा टारगेट है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के चलते हम फिस्कल डेफिसिट को 4.5% तक लेके आएंगे। सो दैट इज वेरी वेल डन। अब लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट है सेंटर और स्टेट्स का कंबाइन, वो अभी भी 10% ऑफ जीडीपी है। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि हमने ग्रोथ भी देखना है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बना के रखनी है, ठीक है, और साथ के साथ हमने फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को हमने कम करना है और रेवेन्यू को हमने और ज्यादा जनरेट करना है। नए तौर तरीके ढूंढने हैं कि कैसे हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, है ना। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपको पता हो, बेसिक डेफिनेशन यहां पे क्या होती है फिस्कल डेफिसिट की, टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है आपका? एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर, जो खर्चा किया जाता है एसेट क्रिएट करने के लिए, सड़कें बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, जो सरकार के लिए एसेट की तरह काम करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर जो आपकी सैलरीज आ जाती हैं, पेंशन आ जाती हैं, यानी कि वो खर्चा जो कि सरकार को करना पड़ता है, जो कि सरकार की लायबिलिटी का पार्ट है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब रिसीप्ट्स भी दो तरह की होती हैं, एक तो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एंड माइनस द बोरोइंग्स, यानी कि एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, वो क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। अब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ का हम सपना देखना चाह रहे हैं, लेकिन किसकी परछाई में? फिस्कल डेफिसिट की परछाई में। अब अभी भी देखिए, अब हमने फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता चूज करना है, यानी कि हमने अपने खर्चों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपने 100 रुपए को जुडिशियसली आपने स्पेंड करना है, यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन की बात आती है कि अब आपके पास बजट लिमिटेड है, पैसे आपके पास लिमिटेड है, आपने देख के खर्चा करना है। चले गया पैंडेमिक, चले गया, अभी तो सारी स्कीम्स के ऊपर भी, अब जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का यह कहना है कि पैंडेमिक के दौरान हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ा था, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा था। बिकॉज खर्चा क्यों ज्यादा करना पड़ा? लोगों को मदद करनी थी, लोगों को सहायता देनी थी, ठीक है, गरीब लोगों को, माइग्रेंट्स को मदद पहुंचानी थी। लेकिन अब तो नहीं रहा ना वो पैंडेमिक का टाइम, तो अब हमको देख के खर्चा करना है। अभी भी अब इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात आती है। देखिए, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट्स आ जाती हैं। सरकार ने जो बोरविंग्स करी है ना, जो मार्केट बोरविंग्स करी हैं, तो वो पैसे वापस देने हैं, पैसे वापस देने हैं, सूद समेत देने हैं, इंटरेस्ट के साथ देने हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी वाला। तो 40% ऐसा खर्चा सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। तो कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि हम ग्रोथ देखना चाह रहे हैं, हम फिस्कल डेफिसिट को भी कम करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमको फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पे भी चलना है। तो बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ेगा। बैलेंसिंग एक्ट, हमने खर्चा बढ़ाना भी है और खर्चा सोच समझ के भी करना है। खर्चा क्यों बढ़ाना है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कौन करेगा? सबसे पहले तो सरकार को ही करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बाद में आएगा। प्राइवेट सेक्टर कहता है कि पहले आप 4 पैसे खर्च करें, बाद में 2 पैसे हम खर्च करेंगे। तो ये फाइन बैलेंसिंग एक्ट हमारी सरकार को बना के रखना पड़ेगा कि हमने कुछ बजट एलोकेट करा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब फॉर एग्जांपल इस बजट में एक बड़ी अच्छी बात जो हुई है वो ये है, 10 लाख करोड़ का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ईयरमार्क करा गया है, जो कि लगभग 3.3% ऑफ हमारी जीडीपी बनता है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि अगर हमने पिछले साल 7.3 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, इस साल हम 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये लगभग 33 से 37% ज्यादा है। तो ये खर्चा तो सरकार को ही करना है। अब अगर ये खर्चा सरकार करेगी तो क्या होगा? इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेटर होगा, इंक्रीज होगा। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट, सरकार कह रही है कि 4 पैसे हम लगाने को तैयार हैं। सरकार के 4 पैसे लगाने से प्राइवेट सेक्टर भी पैसे लगाना शुरू करेगा, ठीक है, ये बात को समझे, क्राउडिंग इन इफेक्ट, ठीक है, दैट विल इंक्रीज द प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। आरबीआई का यह कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट है 1.2, यानी कि कॉस्ट ऑन रिटर्न की बात करें, अगर आज सरकार 1 रुपया खर्च कर रही है तो सरकार को उसका फायदा ही होने वाला है। सरकार को रिटर्न कितना आने वाला है? 1.2 रुपीज का। तो डेफिनेटली अभी जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है, अभी काफी वो हिट ले चुका है। बिकॉज देखिए, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में भी रेपो रेट को हाइक करा है। दुनिया भर में, विदेश भर में कितने सारे बैंक्स हैं जो कि अपने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रहे हैं। उसे क्रेडिट ऑफटेक भी बहुत मुश्किल होता है। क्रेडिट, अब बिजनेसमैन तो क्रेडिट पे ही काम करता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यापारी हो, वो लोन लेके ही काम करता है। लोन अगर उसको महंगे पड़ेंगे तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा। यदि सरकार यहां पे मंशा दिखा रही है खर्चा करने की, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट है वो भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में, हालांकि आरबीआई के जो रेपो रेट है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में डिस्पाइट द फैक्ट प्राइवेट सेक्टर ज्यादा जोश से पार्टिसिपेट करे, इन्वेस्ट करे। उसके बाद सरकार ने यह भी कहा है कि हम जो पिछले साल बजट में 50 साल के लिए जो एक स्कीम अनाउंस करी थी कि 50 सालों के लिए हम इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहते हैं राज्य सरकारों को, ताकि वो भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सके। एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर केवल केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होता, राज्य सरकारों के द्वारा भी होता है। तो उनको भी एक लेवरेज मिलेगा कि भाई चलो, आप
लोन लीजिए, 50 साल तक के लिए आपके पास वो लोन है, आप 50 साल के बाद वो पैसे वापस कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट आपने नहीं देना। लेट्स से पंजाब ने आज 1000 करोड़ का लोन लिया केंद्र सरकार से, तो ठीक है, पंजाब ये लोन 1000 करोड़ का 50 साल बाद भी दे सकता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। क्यों? ये 1000 करोड़ क्यों लिए जा रहे हैं? एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, नाउ उसके बाद फिस्कल डेफिसिट की बात करें। फिस्कल डेफिसिट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये कहा है कि हम 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% ऑफ जीडीपी पे लेके आ जाएंगे, यानी कि अगर अभी 6.4%, 6.5% है, ऑलमोस्ट 1.9 से 2% कम ये फिस्कल डेफिसिट होगा आने वाले 3-4 सालों में। नाउ दैट इज अ वेरी एम्बिशियस थिंग। नाउ अब इसके लिए बहुत ज्यादा हमको फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना पड़ेगा, हमको ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, हमको रेवेन्यूज भी बढ़ाने पड़ेंगे और खर्चे भी हमको रैशनलाइज करने पड़ेंगे। तो ये चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। जहां तक सब्सिडीज की बात आती है, तो सब्सिडीज को लेकर आगे भी एक आर्टिकल में मैं बात करूंगा, अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल है। डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि बजट में कुछ यहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिला है सब्सिडीज में। फूड सब्सिडी की बात करें तो फूड सब्सिडी अगर हम पिछले बजट की बात करें 2.87 लाख करोड़ का था, अभी जो रिवाइज एस्टिमेट आए हैं उसमें 1.97 लाख करोड़ है, 90,000 करोड़ कम है। क्यों? बिकॉज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर 2022 से डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। आपको याद होगा ये योजना पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे अप्रैल 2020 में शुरू करी गई थी, जिसके चलते बेनिफिशरीज को 81 करोड़ बेनिफिशरीज को 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज दिया जा रहा था, इन एडिशन टू जो अनाज उनको नेशनल फूड सिक्योरिटीज एक्ट के चलते दिया जाता है। फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें, उसमें भी लगभग 50,000 करोड़ की यहां पे रिडक्शन देख सकते हैं। इसके बारे और भी मैं आगे बात करूंगा। अगला आर्टिकल, अब ये भी हिंदू में आया है। अब यहां पे बात करेगी ये बैलेंस बिटवीन कैपिटल आउटलेज एंड फिस्कल प्रूडेंस। देखिए, अब ये अनसर्टेन टाइम्स हैं, ग्लोबली बहुत अभी अनसर्टेनिटी है, बार बार हमारे सामने कमेंट्स आते हैं कि 1/3 दुनिया 2023 में रिसेशन में होगी, मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं जॉब्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहे हैं, मेल आता है, मैसेज आता है कि आज के बाद आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते यूरोप में काफ़ी अभी तंगी आई हुई है, अमेरिका में बहुत तंगी आई हुई है। इनफैक्ट अगर मैं परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करूं, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन्फ्लेशन की हाई रहने के लिए, अमेरिका में, यूके में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली भी जो समिट हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट में यह बात आई है 96% प्रोबेबिलिटी है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई रहने वाला है आने वाले 1-1.5 साल में। तो ये अनसर्टेन टाइम्स हैं। उसके चलते दो ऐसे मेन चीजें हैं, दो ऐसे मेन एरियाज हैं जो कि इस बजट में बहुत एम्फसाइज करे गए हैं। एक तो हमारी कमिटमेंट कि भाई पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक से बाहर निकल आए हैं, अब हम अपने खर्चों को रैशनलाइज करेंगे, यानी कि फिस्कल डेफिसिट, यानी कि हम अपना जो खर्चा है, चादर देख के पैर पसारने वाली बात है, फिस्कल डेफिसिट को हम कम करेंगे, नीचे लेके आएंगे। और कमिटमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की कि हम इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, भारत सरकार इस बात की जिम्मेवारी लेगा कि हम यहां पे एसेट क्रिएशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। क्यों? जॉब जनरेट होंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को। अब ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो यहां पे कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे। ठीक है, अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट रेशियो इज टू कम डाउन फ्रॉम 6.4% इन फिस्कल ईयर 23 टू 5.9% इन फिस्कल ईयर 24, विच मीन्स कि हम इस रस्ते पे हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन के रस्ते पे हैं। और अगर ऐसे रस्ते पे रहे तो अब देखिए अगले, अब 2000 फिस्कल ईयर 24 में 5.9% फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल ईयर 25-26 में टारगेट 4.5% का है, यानी कि लगभग 1.4% हमको फिस्कल डेफिसिट तब कम करना पड़ेगा। अभी तो हमने बातें कह दी, क्या हमारे लिए चुनौती आएंगी उस वक्त? बिकॉज अगेन, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर रहे हैं, कब तक इस पे हम कमिटेड रहेंगे? हाउ कैन वी वॉक द टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ? ये बात देखने वाली होगी। लेट्स नॉट फॉरगेट कि ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं, जो भी हवाएं चल रही हैं, वो अभी दुनिया भर में जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, ग्लूमी माहौल है। तो इंडिया हैज अ ब्राइट स्पॉट इन दिस ग्लूमी माहौल, ग्लूमी एटमॉस्फेयर। IMF के डायरेक्टर ने भी कहा था 1/3 ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विल बी हेडेड इनटू रिसेशन। अब इसके चलते बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट भी हिट कर सकता है, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट जो सेंटिमेंट है वो हर्ट कर सकता है ना। हम ज़्यादा FDI अट्रैक्ट ना कर पाएँ तो ये सब चैलेंजेस हैं। अगर हम ज़्यादा FDI नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे और अगर प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा उत्साह के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेवारी आ जाएगी एक्सपेंडिचर की।
तो उसके चलते कितना हम कमिटेड रहेंगे इस रास्ते पे, फिस्कल कंसोलिडेशन पे। क्या हम वाकई में 2025-26 तक 4.5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट तक लेके आ पाएंगे? ये बात देखने वाली होगी, राइट ना। उसके बाद अगेन वही बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि हमारा मेन मकसद ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का, कि हम कैसे और इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर की जहां पे बात आती है तो बहुत खास ख्याल रखा गया है रूरल हाउसिंग के लिए, अर्बन हाउसिंग एंड दोनों रूरल हाउसिंग के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें। और यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेके भी यहाँ पे अप्रोच रखा गया है कि कैसे हम ये इंश्योर कर सकें कि देखिए स्कीम बनाई जाती है, स्कीम इंप्लीमेंट करी जाती है, स्कीम को आप डिजिटाइज करें, आप जितना मर्जी उसको प्रमोट करें, लेकिन फिर भी जो बेनिफिशरीज हैं उन लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, क्या ऐसा चैलेंज रह जाता है कि बेनिफिशरीज तक बेनिफिट नहीं पहुंच रहा? इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के हैं, उनको एम्पावर करने की बात करी गई है। कोऑपरेटिव सेक्टर को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है, और साथ के साथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए भी, हालांकि ऑपोजिशन का कहना है कि ज़्यादा एलोकेशन तो एजुकेशन और हेल्थ को नहीं दिया गया है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में सरकार का ये कहना है कि एजुकेशन और हेल्थ में भी आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ट्राइबल्स के लिए बहुत यहाँ पे बजट में एम्बिशियस बात करी गई है। ऑपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन का साल है, 2023 में इलेक्शंस भी काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में होने हैं, अगले साल फिर जनरल असेंबली इलेक्शन भी है। तो चैलेंज रहेगा कि कैसे सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन के रास्ते पे चल सकती है, बिकॉज इलेक्शन जिस साल होते हैं सरकार का खर्चा बढ़ता है, वोटें भी लेनी होती है ना, फिर ये बात भी आती है। टेस्ट ऑफ द बजट, तो बजट को अगर आने वाले टाइम पे टेस्ट करना है तो दो ऐसे फैक्टर्स पे टेस्ट किया जाएगा। पहली बात, कहा जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे में भी कि देखिए जो बैलेंस शीट्स हैं कंपनीज की भी और सरकारी बैंक्स की भी, वो बेटर है। 2014 से मैं सुनता आ रहा हूं कि ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम के सरकारी बैंक्स, उनका एनपीएस बढ़ रहे हैं, और जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनके जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी स्ट्रेस में है। तो यानी कि वो स्थिति अब थोड़ी बेहतर होती दिखाई दे रही है एज पर द सर्वे एंड एज पर द बजट। ठीक है, क्या ये बेटर बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स एंड द कॉर्पोरेट्स, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स स्ट्रेस में है तो बैंक्स के एनपीएस बढ़ेंगे, बिकॉज कॉर्पोरेट्स मोस्टली दे बोरो मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड देन दे डू देयर बिजनेस। दैट इज हाउ अ बिजनेसमैन डज अ बिजनेस अनअपोलोजेटिकली, है ना। तो अगर कॉर्पोरेट मुनाफा नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली वो पैसा बैंक को नहीं दे पाएगा, तो बैंक के जो बैलेंस शीट्स है, जो एनपीएस है, वो और बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है तो क्या, अगर बेटर बैलेंस शीट्स हैं बैंक्स की भी और कॉर्पोरेट्स की, तो विल दैट बी एबल टू जनरेट मोर जॉब्स, मोर क्वालिटी जॉब्स? अभी यहां पे एक और बात आती है कि क्या डिमांड इतनी हम अपनी इकोनॉमी में जनरेट कर पाएंगे। देखिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात यहां पे आती है कि कैपेसिटी इंस्टॉल्ड ज्यादा है, लेकिन उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ठीक है, अगर आपने 100 रुपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करा है, यूटिलाइज आप 75 रुपीज का ही कर पा रहे हैं, यानी कि 100% यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, 75% यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, अगर आपने 100% इंस्टॉल किया है, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो आपको यूटिलाइजेशन 150 का मिलना चाहिए, 160 का मिलना चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट 1.2 है, अगर आरबीआई का ये कहना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स टू परकुलेट डाउन टू हायर डिस्पोजेबल इनकम। अगर सरकार 10 लाख करोड़ का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर के टुवर्ड्स कर रही है, तो इसका नतीजा क्या होना चाहिए, लोगों के पास, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो, ताकि हम ज्यादा खर्चा कर सकें। ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ ड्राइव होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो सरकार अगर आज पैसे खर्च ज्यादा करती है, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हमको जॉब्स मिलेंगी, हमारे पास पैसे होंगे, तभी हम खर्चा कर पाएंगे। और दूसरी बात देखिए, दो वी एस्पायर फॉर अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन, देयर इज वन इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन टू मेक। एज नोटेड इन इकोनॉमिक सर्वे, लगभग 16% ऑफ द पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। केवल रोटी कपड़ा मकान से आप गरीब नहीं हो जाते हैं, पॉवर्टी के भी बहुत सारे डायमेंशंस आ जाते हैं। एडिशनल लगभग 19% जो आबादी है इज क्लासिफाइड एज वनरेबल टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इन दोनों ग्रुप्स को ट्रांजिशन करना है। हम नेट जीरो अचीव करना चाह रहे हैं, हम अमृत काल का बजट कहते हैं, हम विकसित भारत बनना चाह रहे हैं 2047 तक। तो ये चीज का भी हमने खास ख्याल रखना है। लास्ट आर्टिकल अशोक गुलाटी जी का, तो यहां आप जैसे जानते हैं एक नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड काफी बातें ये लिखते हैं। अब जहां तक बजट की बात ये कहते हैं, तो वही बात शुरुआत में ये अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं कि फूड सब्सिडी को कम करा गया है,
ठीक है, लगभग 90,000 करोड़ से, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी दिसंबर 2022 से, ठीक है। और उसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी हम 50,000 करोड़ का यहाँ पे रिडक्शन देख रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हुआ है? बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट ऑफ द इंपोर्टेड फर्टिलाइजर एंड गैस। अभी रशिया से हम ये लोअर कॉस्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं। लड़ाई का फायदा हम थोड़ा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के युद्ध से जहाँ पे पूरी दुनिया रशिया को बॉयकॉट कर रही है, रशिया से तेल या गैस नहीं ले रही है, तो वहां पे भारत ने अपना ट्रेड गैस और ऑयल में रशिया के साथ बढ़ाया है, इंक्रीज करा है, तो हमको फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो इस करके हमारी जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर में वो भी कम हुई है, 50,000 करोड़ कम हुई है, तो सेविंग है ना। 90,000 करोड़ अगर हमने फूड सब्सिडी में बचाए हैं, 50,000 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी में बचाए हैं, तो यही तो फिस्कल कंसोलिडेशन है दोस्तों। तभी तो हम अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज कर पाएंगे। अशोक गुलाटी कहते हैं कि ये सब चीजें बताता है कि हमारे बजट में रैशनैलिटी आ रही है ना। देखिए हर एक आर्टिकल में बात सेम करी गई है, वही 2-3 आंकड़े आप हर एक आर्टिकल में रेपिटेटिवली देख रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े, है ना, ये आप रिपीट देख रहे हैं। इन एनी केस राइट नाउ सेविंग्स फ्रॉम दी सब्सिडी ये हमको मदद करेगा कि कैसे हम फिस्कल डेफिसिट को अगले फिस्कल में 5.9% तक कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को 4.5% पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली उस वक्त जब हम अपने प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को, क्या है प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर को भी 30% से ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गिविंग बूस्ट टू एग्रीकल्चर, तो डेफिनेटली बजट में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस दी गई है मिलेट्स मिशन को। इनफैक्ट दिस इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। देन स्टोरेज फैसिलिटी सेटअप करने की बात करी गई है फॉर फार्मर्स एट द कोऑपरेटिव लेवल। देन कैसे और क्रेडिट डिस्पर्स किया जा सकता है फार्मर्स को। ऑल्दो प्रधानमंत्री किसान स्कीम के चलते 6,000 रुपये जो किसानों को दिए जाते हैं, अब ये बात भी चल रही है, काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि 6,000 रुपये किसानों को देना, अब 6,000 रुपये, अब आप महंगाई भी देखिए आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा महंगाई है, तो इतने टाइम से आप 6,000 रुपये ही किसानों को दे रहे हैं, क्यों नहीं इसको आप 8,000 रुपये बढ़ा देते हैं, थोड़ा किसानों को भी राहत मिलेगी। तो कुछ ना कुछ चलो कमी पेशी हमेशा रहती है, लेकिन सरकार की मंशा है, कोशिश है कि कैसे किसानों की मदद की जा सकती है, कैसे किसानों की इनकम को भी डबल किया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जा सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के, जहां पे फर्टिलाइजर सब्सिडी का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कटौती हुई है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इस बात के ऊपर भी थोड़ा गौर किया जाएगा। हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग बहुत सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत नासेंट स्टेज पे है, अभी ये स्टेज इतना डेवलप नहीं हुआ। कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स ये है कि चलो अब तमाम सरकारें कहती हैं, यूपीए सरकार का ये कहना है कि हमारे टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ग्रो किया था, बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे 9 सालों में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, 4% ग्रो किया है, पैंडेमिक में भी केवल एग्रीकल्चर सेक्टर था जो कि ग्रो करा था। लेकिन डेटा जो है हमको पिछले 3 सोशो इकोनॉमिक सर्वेस में से वो ये बताता है, यानी कि 1991, 2001 और 2011, बिकॉज अभी प्रेजेंटली 2021 में सोशो इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ होगा, तो ये सोशो इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि जो रियल इनकम्स है किसानों की, दैट क्लोजली फॉलो द ग्रोथ रेट्स इन द एग्रीकल्चर जीडीपी। तो अगर जीडीपी के प्रोपोर्शन में एग्रीकल्चर का ग्रोथ 4% हुआ है, तो किसानों की इनकम भी 4% बढ़ी है। अब आपने किसानों की इनकम को डबल करना है, तो आपने ये भी देखना है कि अगर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ 6% हुआ है, क्या किसानों की इनकम 12% हुई है या 10% हुई है, ये कंसर्न है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंकरेजिंग बात हमारे सामने नहीं आती है, बिकॉज देखिए अभी भी अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ आवर वर्कफोर्स, लगभग 47 to 48% इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। वी नीड मोर नॉन फार्म जॉब्स, we also need to make our agriculture more productive, and we also need to make agriculture as an enterprise. We need to ensure that our farmers are earning more money, right? So ये चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है। अंत में वे फॉरवर्ड में बात आती है, देखिए हमने विकसित बनना है, हमने अपने ऋषि क्षेत्रों को बेहतर करना है, R&D बहुत जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर एक देश R&D में बहुत इन्वेस्ट करता है। अब देखिए हमने लगभग 10% अपना जो बजट है वो बढ़ाया है अगर हम बात करें एग्रीकल्चर R&D पे, लेकिन ये काफ़ी कम है, बिकॉज देखिए क्लाइमेट चेंज हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है। तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को डेवलप करना, ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप करना, वो अभी नीड ऑफ द आवर है। तो सर्टेनली हम कहें कि 10,000 करोड़ या 11,000 करोड़ में हम अपने एग्रीकल्चर R&D का देखभाल कर सकते हैं, तो पैसा काफ़ी कम है, इस पे हमको पैसा और बढ़ाना पड़ेगा,
ठीक है। इनफैक्ट अशोक गुलाटी कहते हैं कि हमको कम से कम 1% ऑफ आवर जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा एज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स R&D इज कंसर्न। हम ये तो नहीं चाहते हैं, और आई एम श्योर ऐसी सिचुएशन हमारे देश में नहीं होगी जो सिचुएशन पाकिस्तान में हुई, या जो अभी सिचुएशन पाकिस्तान में अभी भी चल रही है, या जो सिचुएशन श्रीलंका में हुआ, ऐसी स्थिति हमारे देश में ना आए। इस बात को लेकर थोड़ी चिंता प्रकट करी है अशोक गुलाटी ने, और उन्होंने ये कहा है कि हम अपने R&D बजट को, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, R&D को बढ़ाएं ताकि कैसे हम क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एक हकीकत बना सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, एनालाइज द मेजर प्रोविजंस एंड देयर इंप्लीकेशंस of the Union Budget 2023 on the Indian economy and suggest measures to ensure its effective implementation। ठीक है, तो क्या मेजर प्रोविजंस हैं यूनियन बजट 2023 में, और क्या क्या उसकी इंप्लीकेशंस हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और क्या मेजर्स आप सजेस्ट करेंगे हम बजट के प्रपोजल्स को कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। आपको क्या क्या लगा, कैसे आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लगे बजट के। हालांकि टेक्निकल जो डिटेल जो डिस्कशन है बजट का वो कल शाम को होगा, लेकिन यदि अगर आपने बजट पढ़ा है, न्यूज़पेपर्स में अगर आपने बजट फॉलो करा है, तो आपके हिसाब से क्या मेजर प्रोविजंस हैं, क्या ऐसे मेजर एडिशंस है इस बजट में, तो और इसका क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर होगा, इसको लेके आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आंसर पोस्ट कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अब यहाँ पे शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर, मॉडल आंसर दोनों पिन किया जाता है। तो आप यहाँ पे जुड़ने के लिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप अभी वीडियो देखते वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा। ये लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही है। कल शाम को अरविंद सर आपको मिलेंगे बजट की डिस्कशन के साथ। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।